Hello, my dear students. How are you? This is Sachin Mishra. Today, we are going to study about the principles of management by fuel. तो इसके पहले वीडियो में ऑलरेडी 3 प्रिंसिपल्स डिस्कस कर चुका था, जिसमें मैंने डिवीजन ऑफ वर्क बताया था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन. तो ये 3 हो चुके थे हम लोगों के. ठीक है, अब इसके बाद जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल्स की, तो जो हमारे नेक्स्ट हैं वो कौन से होंगे. तो इसमें नेक्स्ट हमारा जो 4 है वो है अपना यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड. तो यूनिटी ऑफ कमांड आखिर क्या प्रिंसिपल बोलता है. तो अकॉर्डिंग टू द यूनिटी ऑफ कमांड एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर और फ्रॉम ओनली वन बॉस. यहाँ सीधी सी बात कमांड के बारे में बोली गई है. कमांड करने वाला केवल एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा ना हो, यानी कि मोर देन वन बॉस ना हो ऑर्गेनाइजेशन में. यह सीधी सी बात है. एक से ज़्यादा अगर बॉस हैं तो वो अलग अलग पर्सन को डील करेंगे, ये चीज़ है. जैसे मान लो कि अगर 10 एम्प्लॉयज़ हैं तो उन सभी को ऑर्डर एक ही बॉस से, मान लो बॉस ए से मिले, और इसके अलावा दूसरे जो 10 एम्प्लॉई हैं उनको मान लो बॉस बी से ऑर्डर मिले, और जो फिर नेक्स्ट 10 हैं उनको मान लो बॉस सी से ऑर्डर मिले. तो यहाँ पे सीधी सी बात ये बोली गई है कि एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस. जैसे अगर हम एम्प्लॉई हैं तो हमें ऑर्डर केवल एक ही बॉस से मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए. तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस सुपीरियर एंड शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर ओनली, बिकॉज if he is receiving order from more than one boss then he will get confused. तो अगर वो एक बॉस से ज़्यादा से ऑर्डर उसको मिलेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा एंड विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हुज ऑर्डर मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, और शायद वो एक्सक्यूज ही बना सकता है, ठीक है, कि हम उनकी बॉस की बात मैंने मानी, इसकी वजह से मैं आपका काम नहीं कर पाया. तो ऐसा हो सकता है. इसलिए यहाँ पे जो एम्प्लॉई है उसे एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए. आगे अब इसके पॉजिटिव फैक्ट्स क्या होंगे अगर इस बात का ध्यान रखा जाता है. तो फर्स्ट है कि नो कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबॉर्डिनेट. सबॉर्डिनेट के माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. नो ईगो क्लैसेस, ईगो क्लैश नहीं करेंगे. इम्प्रूव्स इफेक्टिवनेस इन वर्किंग, और वर्किंग में जो इफेक्टिवनेस है वो इम्प्रूव कर जाएगी. वायोलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल विल लीड द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस. अगर इसको वायोलेट किया जाता है तो इसके कुछ प्रभाव भी होंगे. क्या होंगे? कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज के माइंड में एक तरह से कन्फ्यूजन होगा. इसके अलावा सबॉर्डिनेट विल गेट चांस टू एस्केप फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी बाई गिवन एक्सक्यूजेस. तो एम्प्लॉइज मतलब जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो एक्सक्यूज दे के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच भी सकते हैं. ईगो क्लैशेस अमंग द डिफरेंट सुपीरियर एंड डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह से मेंटेनेंस में डिफिकल्टी भी आ सकती है. क्लियर? इसके एक केस स्टडी गिवन है, केस स्टडी में पढ़ रहा हूँ, इसको सुनिएगा ध्यान से. यहाँ पे लिखा विजय वर्क एज अ प्लांट सुपरिंटेंडेंट इन अ शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड द सेल्स मैनेजर इंसिस्टेड द वर्कर्स टू फास्टर द प्रोडक्शन. तो यहाँ पे सेल्स मैनेजर ने बोला कि आप वर्कर से कि भाई वर्कर बहुत जल्दी फास्ट प्रोडक्शन करो क्योंकि सेल्स मार्केट में बढ़ रही है. ठीक है. और द प्रोडक्शन मैनेजर ने लेकिन क्या बोला? आस्क द वर्कर टू वर्क ओवर टाइम इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द स्पीड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला कि यार क्वालिटी पे ध्यान देना है, भले ही आप ओवर टाइम काम करो. Whereas the finance manager is strictly against the practice of overtime because it will increase the cost of production. तो फाइनेंस मैनेजर बोल रहा है कि भाई आप हम ओवर टाइम का पैसा नहीं देंगे क्योंकि इससे एक तरह से कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो यहाँ पे 3 बॉस हो गए उन वर्कर के. एक हो गया प्रोडक्शन मैनेजर, एक हो गया सेल्स मैनेजर, और एक कौन हो गया, यानी कि फाइनेंस मैनेजर. और सभी के अपने अपने अलग अलग व्यूज हैं. इसके वजह से यहाँ पे वर्कर प्रॉब्लम में आ जाएंगे. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायोलेटेड हियर. तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल को वायोलेट करा जा रहा है? तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि यहाँ पे यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल का ध्यान नहीं रखा जा रहा है क्योंकि वर्कर को कमांड करने वाले एक से ज़्यादा बॉस हो रहे हैं. ठीक है. तो इस तरीके से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये बोलता है कि ऑल द एम्प्लॉइज शुड बी डायरेक्टेड इन वन कॉमन डायरेक्शन. जितने भी एम्प्लॉइज के एफर्ट्स हैं, ऑल द एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज शुड बी डायरेक्टेड इन ओनली वन कॉमन डायरेक्शन फॉर अचीवमेंट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. जैसे
जैसे आप फुटबॉल मैच खेलते हो तो फुटबॉल मैच में क्या है कि सभी एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, जब ये टीम विन कर पाती है। आपने चक दे इंडिया मूवी देखी होगी, तो वहाँ पे यानी कि जो प्लेयर्स हैं उस मूवी में वो भी एक तरह से एक ही कॉमन डायरेक्शन में जब तक काम नहीं करते हैं, जब तक टीम नहीं जीतती है। लेकिन जैसे ही सारे जो प्लेयर्स होते हैं वो सभी लोग मतलब एक ही डायरेक्शन में खेलने लगते हैं और सभी का लक्ष्य होता है कि मतलब गोल करना और मतलब अपना टारगेट अचीव करना, इसके वजह से फिर वो फाइनली विन करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप समझ सकते हो। अपने हॉकी वगैरह है तो वहाँ पे भी दो टीमें होती हैं, जब एक ही टीम के लोग एक ही कॉमन डायरेक्शन में खेलते हैं जब ही कहीं जीत पाती है वो टीम। तो यही बात यहाँ पे की गई है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वन यूनिट मीन्स वन प्लान, और यहाँ पे ये बोला कि वन यूनिट मीन्स वन प्लान। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट है तो हर डिपार्टमेंट का एक अपना प्लान होना चाहिए। लेकिन हाँ, वो प्लान जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन प्लान है, मेजर प्लान है, उस पर बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वन यूनिट मीन्स वन प्लान दैट इज द एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड employees of organization must be directed towards one direction, that is the achievement of common goal. If the principle is applied, it leads to coordination. Each department and a group having common objective must have one head and one plan only. Clear? अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इस प्रिंसिपल के, अगर इसको ध्यान में रखा जाता है कि अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इससे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल हैं वो कहीं अचीव हो पाएंगे। सेकंड है एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज गेट यूनिफाइड टूवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली, और सारे एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन में लगाया जा सकेगा। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायोलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, अगर इस प्रिंसिपल को वायोलेट करते हैं तो क्या होगा, कह रहे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक तो कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाएगी। सेकंड है वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज बाय वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, अगर सब अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे तो वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स होगा। और थर्ड है डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में मुश्किल होगी। जैसे एक स्टडी दी गई है कि सूरज वॉज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कारपेट मेकिंग, सूरज कारपेट मेकिंग बिजनेस में एंगेज्ड है सिंस कंपनी वॉज मेकिंग हैंडमेड कारपेट एज वेल एज मशीन मेड कारपेट। कंपनी लेकिन दोनों ही कारपेट बना रही है, हैंडमेड भी बना रही है, मशीन मेड भी बना रही है। There were a lot of overlapping of activities, so the production manager advised there should be two separate division। तो production manager ने एक तरह से advise किया कि two separate division होनी चाहिए for both of them, and where in each division should have its own in charge plans and execution। उनका हर डिपार्टमेंट का अपना एक खुद का इंचार्ज हो, एक प्लान हो और एक एग्जीक्यूशन हो। तो आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल, तो यहाँ पे वन यूनिट वन प्लान की बात हो रही है, इसके वजह से यहाँ पे जो होगा वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा। ठीक है, आगे बात कर रहा है सिक्स प्रिंसिपल सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सिक्स है, अब सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल क्या बताता है, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये है कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के लिए या फिर जनरल इंटरेस्ट के लिए यानी कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेक्रीफाई किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी डिसीजन में ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है लेकिन किसी एम्प्लॉइज का फायदा नहीं है तो उसे अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाई करना पड़ेगा। अगर पर्सनल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहीं पे मैच नहीं करते हैं तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फिर सेक्रीफाई कर देना चाहिए फॉर अचीवमेंट द ऑर्गेनाइजेशन गोल। जैसे सपोर्टेड में एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि सपोर्टेड के यानी कि मान लो मैं जनरल मैनेजर हूँ किसी कंपनी में, अब वहाँ पे मान लो मुझे नेक्स्ट मान लो 15 डेट को 15 सितंबर को मुझे कहीं मान लो मेरे यहाँ कोई फंक्शन है या रिलेटिव के यहाँ फंक्शन है या फ्रेंड के यहाँ फंक्शन है, वहाँ जाना है, तो इसलिए मैंने लीव के लिए अप्लाई किया। लेकिन अब हुआ क्या कि 15 सितंबर को ही एक बिजनेस की कोई इंपॉर्टेंट मीनिंग है, कंपनी की कोई इंपॉर्टेंट मीनिंग है, तो अब डिपेंड ये करता है कि अब दोनों चीज़ मैं कर नहीं पाऊंगा, यानी कि वो मीटिंग अटेंड करूं या फिर वो अपना फ्रेंड के यहाँ या रिलेटिव के यहाँ जाऊँ 15 डेट को। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें जो अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, जो फ्रेंड के यहाँ जाना था फंक्शन में या फिर यानी कि रिलेटिव के यहाँ जाना, तो कहीं ना कहीं उसको सेक्रीफाई करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग अटेंड करेंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है फॉर यानी कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट कर दो या सेक्रीफाई कर दो फॉर कॉमन इंटरेस्ट या जनरल इंटरेस्ट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉइज।
In the organization, all the employees are working with some objective and there is always an objective of organization. जैसे कोई employees organization में जो काम करते हैं तो उनके भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं. इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देन देयर इज नो प्रॉब्लम. अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बट इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द ग्रुप्स आर in different direction, then manager must try to reconcile individual interest with organizational goal, and if it is not possible then individual goal must be sacrificed for achievement of the organizational goal. ठीक है, तो manager must take all the decision in the organization by giving priority to the organizational interest. और मैनेजर को जितनी भी डिसीजन है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी दे के लेने चाहिए एंड नॉट हिज पर्सनल इंटरेस्ट. द मैनेजर कैन इंश्योर दिस by his exemplary behavior by not misusing his authority for personal favor. Example, जैसे before buying raw material the manager must compare the prices and qualities of all those superior and give order to best rather than giving order to his own relative by misusing his power. तो यानी कि अगर आप कहीं रॉ मटेरियल का ऑर्डर देना है तो सबसे पहले पूरा एनालिसिस करना चाहिए और उनके टेंडर मंगाने चाहिए, देखना चाहिए किसको बेस्ट ऑर्डर दिया जा सकता है. और इसके अलावा इंस्टीड ऑफ, यानी कि ये नहीं कि अगर कोई आपका खास है, मान लो आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं तो उसको नेग्लेक्ट करना चाहिए. अब इसको अगर ध्यान रखते हैं मैनेजर तो पॉजिटिव फैक्ट्स क्या होंगे इस प्रिंसिपल के. पहला बोला गया अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो जाएंगे. सेकंड है कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन गोल में कोऑर्डिनेशन हो जाएगा. इसके अलावा कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायोलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, अगर इस प्रिंसिपल को वायोलेट करते हैं तो क्या होगा, कह रहे नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, इससे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं होंगे. सेकंड, इवन एम्प्लॉइज विल ऑल्सो सफर इन लॉन्ग रन, और एम्प्लॉइज को भी शायद लॉन्ग रन में सफर करना पड़ सकता है. तो इस तरीके से हमारे ये 6 तक हो गए हैं. बाकी रिमेनिंग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.